स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। और आज मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इसको बिल्कुल एनर्जी के साथ, पावर के साथ इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो है वर्क। वर्क के बारे में बिल्कुल आसानी से समझेंगे और इस पर आने वाले सभी न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। न्यूमेरिकल्स किस टाइप से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो सारा डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वर्क डन की बात होती है, ठीक है। तो वर्क क्या है भाई? वर्क क्या है? वर्क इज इक्वल टू, लिखते हैं भाई, फटाफट कॉपी पेन निकाल करके लिखो, ठीक है। वर्क इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइंग फोर्स and displacement of body in the direction of force, ध्यान देना भाई। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के बाद फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, अप्लाइंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नोन एज वर्क। आपका वर्क तभी कहा जाएगा आप जिधर फोर्स लगाते हैं और उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वही क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। या हम सेकेंड तरीके से कह सकते हैं, जो हमारा अनदर डेफिनेशन हो सकता है वर्क का, ये हो सकता है, ये इट इज ऑल्सो इक्वल टू displacement of body इक्वल टू, यहां पे लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी and applied force in the direction of displacement, तो इस तरीके से वर्क को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं, मान लो मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूं और इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं फोर्स लगाया, ठीक है भाई, चलो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और इस पे मैं फोर्स लगाया हूं, और ये एंगल है मान लो 30 डिग्री, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा वो कौन सा फोर्स लेंगे? तो मान लो ये हमारा फोर्स है, ठीक, और ये ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है। मतलब ये ऑब्जेक्ट कुछ समय बाद ये देखो चल करके आगे आ गया, यहाँ पे ये हो गया इसमें डिस्प्लेसमेंट। देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर के इस पॉइंट पे आ गया। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, तो क्या हमारा वर्क डन क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो हमने फोर्स लगाया ये वाला, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे ना। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? एक कंपोनेंट होगा F cos थीटा और एक होगा F sin थीटा। एक काम करते हैं, इसको
एक हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो जो हमारा वर्क डन होगा, तो बताओ जो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ और इस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट कितना है, एफ कॉस थीटा, तो वर्क डन इक्वल हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो ये हो गया हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। इसको हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, जहां एफ क्या है, एफ क्या है, एफ है फोर्स और एस है डिस्प्लेसमेंट और थीटा है एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। या इसको हम सेकेंड तरीके से नेक्स्ट पीपीटी पे हम बात कर लेते हैं। इस वाले को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट कुछ समय बाद जब हम फोर्स अप्लाई किए थे, तो फोर्स अप्लाई करने के कुछ समय बाद, ठीक है, हमने जो फोर्स अप्लाई किया था वो कितना एंगल बना रहा था, 30 डिग्री। तो अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट का, मान लो कि ऑब्जेक्ट यहां पे आया था, ये हमारा ऑब्जेक्ट आया, तो हम ये कहेंगे कि वर्क को और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप फोर्स ले रहे हो, ठीक है, क्या ले रहे हो, फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट को इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया ये फोर्स। अब मान लो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्प्लेसमेंट है ना इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का जब हम कंपोनेंट लिखेंगे तो ये कंपोनेंट आ जाएगा एस साइन थीटा और ये आ जाएगा एस कॉस थीटा, आएगा ना। अगर ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर एस है तो इनके दो कंपोनेंट होंगे, एस साइन थीटा और एस कॉस थीटा। इस केस में आपका जो वर्क होगा वो, अगर आप फोर्स ले रहे हो तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस कॉस थीटा। तो बन करके आ गया वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। तो देख सकते हैं वर्क का फॉर्मूला आ गया, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, अब आती है बात कि चलो ठीक है, एक तो वर्क का फॉर्मूला आ गया। अगर मैं बात करूं तो वर्क का फॉर्मूला में एफ आया और एस आया, तो एफ इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड एंगल बिटवीन देम मल्टीप्लाई किया गया है किससे, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो क्या इसे क्या बोलेंगे, ये दो वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट है। तो आप वेक्टर्स में आपने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसे क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो ये हमारा वर्क निकल के आया। अच्छा, इस फॉर्मूला से देख करके आप ये बता सकते हो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क। अगर नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो क्या होगा, चलो आ जाओ नेचर की बात करते हैं। नेचर ऑफ वर्क, तो ये कैसी क्वांटिटी है भाई, तो इसको हम लिखेंगे स्केलर, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से फाइंड आउट हुआ है, तो इसका नेचर क्या होगा, स्केलर होगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं यूनिट ऑफ वर्क की। यूनिट ऑफ वर्क, जब हम यूनिट ऑफ वर्क की बात करेंगे तो वर्क किससे किससे मिलके बना हुआ है, वर्क मिलके बना हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, फोर्स का क्या होगा यूनिट, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एस डिस्प्लेसमेंट है।
डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है यूनिट? मीटर। तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ वर्क। बट इस यूनिट को एक साइंटिस्ट के नाम पर हम रखते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। ठीक है, तो जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एसआई यूनिट ऑफ वर्क में क्या निकल के आया भाई? एसआई यूनिट ऑफ वर्क आया जूल। तो इसको आप याद रखेंगे। बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। किसकी बात करते हैं? सीजीएस यूनिट की। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क की बात करते हैं। तो न्यूटन को हम क्या कहते हैं? डाइन कहते हैं सीजीएस सेंटीमीटर में, और मीटर क्या कहते हैं? सेंटीमीटर। तो इस तरीके से डाइन सेंटीमीटर को एक और नाम दिया जाता है जिसे कहा जाएगा ERG। क्या कहा जाएगा? अर्ग भी कहते हैं। तो अच्छा, बात करते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो 1 जूल इक्वल होता है, 1 जूल इक्वल होगा 10⁷ अर्ग के। ये भी आप याद रखेंगे। तो ये हुआ वर्क के बारे में। अभी और डिस्कस करते हैं भाई वर्क के बारे में। चलो, ये तो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग हो गया। अच्छा, डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ वर्क। तो ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं। तो डायमेंशन ऑफ वर्क एफ और एस से मिलकर बना हुआ है। तो डायमेंशन ऑफ एफ आप जानते हो MLT-2 होता है, और डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को L लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो डायमेंशन बन करके आया वो क्या आया? ML²T-2 आया। तो ये हुआ डायमेंशन ऑफ वर्क। अब ये बात करते हैं कि सर क्या वर्क पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है क्या? देख लेते हैं। कैन वर्क बी निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो हो सकता है क्या? तो हम जानते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, हम क्या जानते हैं? W इज इक्वल्स टू FS cos थीटा होता है। बोलो भाई, होता है ना? अगर हम यहाँ पे FS cos थीटा लें तो cos थीटा पॉजिटिव भी होता है, cos थीटा जीरो भी होता है, और cos थीटा निगेटिव भी होता है। अब चलो बात करते हैं जीरो से। मान लो थीटा जीरो से बड़ा है और 90 से छोटा है, उस केस में cos थीटा क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। तो उस केस में वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हमारा जो वर्क होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक। अगर हम बात करते हैं cos थीटा जीरो, तो थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? cos 90 का वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। cos थीटा सर निगेटिव कब होगा? तो चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ASTC। और याद करने का ट्रिक क्या है? ए सनम तेरी कसम। ठीक है। तो ए सनम तेरी कसम के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी तो कॉस निगेटिव होगा सर। इसका मतलब इस वाले क्वाड्रेंट का जो रेंज होगा वो क्या होगा? तो सर एक वाला रेंज 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। ठीक। इस केस में सर क्या होगा? तो हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे या तो इक्वल भी हो जाए तो भी cos 180 का वैल्यू -1 आएगा। तो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इससे क्या करेंगे?
याद रख सकते हैं कि वर्क कैन बी पॉजिटिव, जीरो ऑल्सो एंड नेगेटिव ऑल्सो। वर्क जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। 180 डिग्री का अगर एंगल बनता है, इसका मतलब कि आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचना चाह रहे हो, लेकिन वो आप फोर्स इधर लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, उस साइड में जा रहा है, तो उस केस में आपका वर्क निगेटिव हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव की केस देखते हो तो आपने वर्क लगाया और ये उसी डायरेक्शन में आ गया। अगर मैं इसको रियल लाइफ से बात करूं तो आपने मान लो जो टारगेट फिक्स किया है वो टारगेट आपने अचीव कर लिया, तो आप बोलेंगे कि मैं पॉजिटिव वे में हूँ, मेरा वर्क पॉजिटिव है। लेकिन आपने सोचा था कि इस छुट्टी में हम 10 चैप्टर याद रखेंगे और पूरा चैप्टर ही भूल गए, उस जो आ रहा था वो भी भूल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो वर्क हो गया वो जीरो से भी कम हो गया, नेगेटिव हो गया। चलो मान लो जो होमवर्क दिया गया था वो आपने नहीं किया तो जीरो हो गया, लेकिन आपने तो जो याद किया था वो भी भूल गया ना, तो उस केस में क्या हो गया, आपका वर्क नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव भी हो सकता है ये वर्क। ये सब बात किस पे हो रही थी, वर्क पे हो रही थी। ठीक है, अब ये सर ये वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर न्यूमेरिकल कैसे पूछा जा सकता है वर्क पे, तो तमाम तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलो भाई, पहला क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा आपसे, पहला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। चलो इस तरीके से हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, और हमने ये न्यूमेरिकल ये लिया कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर इसको रखा गया है किसी टेबल पे, और इस पे एक फोर्स लगा दिया गया 37 डिग्री पर। कितने डिग्री पर भाई, तो 37 डिग्री पे। चलो भाई 37 डिग्री पे, ठीक है। कितने न्यूटन का सर फोर्स लगाया गया, तो मैं बोल दे चलो 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। ठीक है, जब 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया तो ये क्वेश्चन मान लो कि एग्जामिनर डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया कि इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 10 मीटर। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया। तो और यहाँ पर एक और काम कर सकता है एग्जामिनर, यहाँ पे फ्रिक्शन भी इसमें इन्वॉल्व कर सकता है। चलो फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व कर लिए। अगर हम मान लेते हैं कि सरफेस का जो स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है या काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो है 0.2, तो आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया एग्जामिनर, पहला क्वेश्चन पूछा फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। चलो भाई ठीक है, क्योंकि वर्क डन तो कई फोर्स से निकाले जा सकते हैं ना, इस ऑब्जेक्ट पर कई फोर्स लग रहे हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पूछ लेगा, फ्रिक्शन फोर्स। चलो ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ लेगा, आपके जो वेट से लग रहा है। तो क्या करेंगे, ये एक ही क्वेश्चन में आपको मैं मल्टी क्वेश्चन बना दिया, एक क्वेश्चन जिसको सॉल्व करके आप इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को लगा सकते हैं। एग्जामिनर आपको पहले डिस्प्लेसमेंट दे दिया, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट ना दे करके टाइम दे देता, तो आप सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालते, उस केस में डिस्प्लेसमेंट निकालते। तो तमाम तरह के क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं, जिसमें हमने अभी 3 क्वेश्चंस पूछा है। अगर ये 3 क्वेश्चंस आपका नोट हो गया होगा तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है भाई, चलो साइड कर देता हूँ और पहला काम शुरू करते हैं। चलो एफबीडी बना लेते हैं, एफबीडी बना लेते हैं। एक फोर्स जब ऐसे लग रहा था तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जो कि बेस लाइन पे आएगा एक्सटर्नल फोर्स का एफ कॉस थीटा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है,
नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और mg नीचे। ठीक है भाई, इतने फोर्स आप पे लग रहे हैं, इतना ही तो लग रहा है फोर्स ना। ठीक है, नहीं सर एक और फोर्स लग रहा है सर, आपने एक फोर्स नहीं लिखा है। कौन सा फोर्स सर? एक्सटर्नल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट आप देखोगे ऊपर आएगा ना भाई, तो ये वाला फोर्स हमारा छूट गया था F sin थीटा। ठीक है सर, अब क्या करना है इस इक्वेशन को? अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला होता तो हम नेट फोर्स निकाल करके मास इनटू एक्सीलरेशन से एक्सीलरेशन निकालते, फिर टाइम के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट निकालते, तब वर्क डन निकालते। ठीक है, पहला वर्क डन करते हैं, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो भाई देखो, एक्सटर्नल फोर्स जब हम देखेंगे तो हमारे दो एक्सटर्नल फोर्स हैं, एक तो ये है और एक ये है। लेकिन इस देख रहे हो कि ये वाला फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है, जबकि डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है भाई? इस डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, तो हम पहला ये मैं इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल आराम से लगा रहा हूँ। अगर आपको आ रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल उनको पढ़ा रहा हूं जिनको अभी तक ये चैप्टर से कुछ नहीं आ रहा था। ठीक है, ठीक है। तो भाई पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो हम वही लिखेंगे जो फॉर्मूला पढ़े थे, अप्लाइड फोर्स। ठीक है सर, इनटू डिस्प्लेसमेंट और इनटू कॉस थीटा। कितना फोर्स आपने लगाया था सर? 50 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 न्यूटन। सर कॉस थीटा कितना है? थीटा कितना दे रखा है? 37 डिग्री। तो सर कॉस 37 का वैल्यू कितना होगा? तो कॉस 37 का वैल्यू आप मैं बताया था, आप ये ट्रायंगल याद रखेंगे। अगर ये 37 है तो ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये क्या होगा? 5 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग कॉस 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनस से। ठीक है, तो ये देखो 5 1 जा 5 तो आ जाएगा 400 जूल। आ गया 400 जूल आ गया वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स से। चलो ठीक है भाई, इसको भी साइड करते हैं सर। ये हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो सर ये हो गया। दूसरा बात करते हैं, अब आता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकाल दो। ठीक है, तो वर्क डन बाय जब फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, तो हम अभी भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे कॉन्सेप्ट? वही सर, फोर्स। कौन सा फोर्स? जो अप्लाई हो रहा है। तो कौन सा हो रहा है सर? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा और एंगल बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या ये थीटा होगा? बिल्कुल नहीं। देखो फ्रिक्शन किधर? इधर। डिस्प्लेसमेंट किधर? इधर। इन दोनों का मुंह बिल्कुल उल्टा, और मुंह उल्टा तो 180 डिग्री। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? अगर मुंह उल्टा, अगर पैर से पैर मिले तो 180 डिग्री, पैर से पैर मिले तो 180 डिग्री। ठीक है भाई, देखो पैर से पैर मिला है, दोनों का मुंह उल्टा है। ठीक है, चलो तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है भाई? इसका मतलब कॉस 180 डिग्री हो गया। ये फ्रिक्शन फोर्स। सर फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे? तो हम तो जानते हैं ना फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे। फ्रिक्शन फोर्स निकालने का तरीका है सर, फ्रिक्शन फोर्स निकल के आता है म्यू एस या म्यू के एन से। म्यू के एन से, यहाँ म्यू के एन की बात करेंगे। ठीक है सर, इंटू एस कॉस थीटा। ये बात पता है सबको ना? ये तो पता है कि फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस एन होता है, म्यू के एन होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। म्यू कितना दे रखा है सर? 0.2 दे रखा है ना, 0.2 दे रखा है। नॉर्मल रिएक्शन सर इस समय तो mg के बराबर होगा ना? नहीं सर, इस समय mg के बराबर कैसे होगा नॉर्मल रिएक्शन? क्या म्यू एस एन mg के बराबर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा सर। हम कहेंगे n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल हो जाएगा mg के बराबर। हाँ सर, होगा ना? हाँ, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, mg कितना है सर? मास है इसका कितना? तो मास, तो हम मान लो इसको मास मैंने दिया नहीं था, मान लेते हैं 10 kg। ठीक है, मान लेते हैं मास 10 kg है। ठीक है, तो 10 × 10
माइनस एफ था 50 और साइन 37 का वैल्यू कितना होगा? तो सर 3/5 होगा। तो 100 में से हम माइनस कर लेंगे 50 इंटू 3/5 जो कितना हो जाएगा 5 10 जा 50, तो 10 3 जा 30 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 में से अगर 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा 70 न्यूटन, 70 आएगा न्यूटन ना। चलो भाई इसको आप क्या करोगे? सर इसको क्या करें, ये वाला जो पूरा निकाले हैं इनको हम एक जगह रख लेते हैं, एक जगह रख लेते हैं, इनको हम एक जगह रख लेते हैं सर, यहाँ पर रख लेते हैं। आप देख सकते हैं कैसे निकला हुआ है। नॉर्मल रिएक्शन आ गया 70 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन के जगह पे हम रख देंगे 70 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था सर 10 मीटर, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1। अब सॉल्व करते हैं, माइनस लग गया, ये पॉइंट हट जाएगा 10 से, तो 72 जा 140 और माइनस में आ जाएगा जूल। तो ये आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। बोलो आया कि नहीं आया समझ? बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ भाई। अब समझ में नहीं आएगा तो कब आएगा यार बताओ? एकदम आराम से बता रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है कि आप एक क्वेश्चन लगाओगे आराम से, उसके बाद 50 क्वेश्चन लगाओगे एकदम तेजी से, ठीक है। चलो भाई इसको भी साइड करते हैं सर। इसको कहाँ लेके जाएं सर? इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो हो गया ना, आप जूम करके देख सकते हो इसे। चलो हल्का सा बढ़ा देता हूँ यार, ठीक है। ये निकल गया फ्रिक्शन फोर्स। अब कौन सा रह गया सर? ग्रेविटेशनल फोर्स रह गया ना। कौन सा रह गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो भाई तो तीसरा रह गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो W ग्रेविटेशनल फोर्स से रह गया, तो हम कहेंगे सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट एट द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ होगा, तो हमने सेंटर कहाँ लिया? नीचे लिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है सर। और डिस्प्लेसमेंट देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में कितना एंगल हो जाएगा? cos 90, और cos 90 का वैल्यू तो सर 0, तो आंसर आ जाएगा 0 जूल। कोई वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स से हुआ ही नहीं है, ठीक है भाई। 14 क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता था कि नॉर्मल रिएक्शन से निकाल लो, तो भाई नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या कोई फोर्स, कोई वर्क डन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। अगर पूछता कि सर F sin थीटा फाइंड द वर्क डन बाय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो भी 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि F sin थीटा ऊपर लग रहा, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री हुआ तो cos 90 का वैल्यू 0। बोलो आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से एक क्वेश्चन को हमने लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस बना करके आपको समझाया वर्क को। अब क्या करेंगे? तो सर अब एक क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, मतलब आप लोग लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे? तो बिल्कुल जिस तरीके से आपको मैं बताया उसी तरीके से आप ये क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। चलो भाई रख दिया। अब ये जो इंक्लाइनेशन है वो है 37 डिग्री, ठीक है सर। मास है इसका, चलो कर लेते हैं 4 kg, ठीक है। इनके बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.1, और ये जो आपका जो इंक्लाइनेशन है वो इन्फिनाइट है, मतलब ऑब्जेक्ट गिरने के लिए फ्री है, और ये ऐसा नहीं कि गिरेगा तो ग्राउंड पे आ जाएगा, समझ लेना, ठीक है। तो मैं इसमें एक टाइम दे देता हूँ आपको 5 सेकेंड, क्योंकि इस जैसे 5 सेकेंड का मतलब ये है जैसे ही इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया 10 न्यूटन का, इनिशियली ये रेस्ट में था, और 10 न्यूटन लगाने के बाद ये स्लाइड डाउन होने लगा, नीचे गिरने लगा। तो 5 सेकेंड तक गिरा है, कितने सेकेंड तक? 5 सेकेंड तक। और 5 सेकेंड तक जब ये गिरा तो आपको निकालना है वर्क डन बाय, पहला क्वेश्चन आएगा आपको पूछेगा एग्जामिनर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है भाई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स।
F एक्सटर्नल। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो ये भी पूछ लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ही क्वेश्चन पे हमने इसको मल्टी क्वेश्चन बना दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में पूछा था। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा मैं आपको एफबीडी बताया, एफबीडी बताएंगे, सभी फोर्स का वैल्यू निकालेंगे और सभी फोर्स का वैल्यू निकाल करके फिर अपने फॉर्मूला पे आएंगे। तो मैं जब ये क्वेश्चंस आपको दिया तो आप वीडियो को क्या करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करके आप पहले इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जस्ट मैं तुरंत इसका सॉल्यूशन आपको देता हूँ। चलो इसका कैसे होगा सॉल्यूशन, तो फिर मैं जो क्वेश्चन पूछा हूँ इस क्वेश्चंस को मैं मिनिमाइज करता हूँ। कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? तो सॉल्व करने के लिए आपको मैं बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय अब ये इसका भी तैयार हो जाए जिसको तैयार नहीं है। सबसे पहले मास जो हमारा जो एक्सटेंडेड मास है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट मास बनाते हैं। ठीक है भाई, अब देखो इसमें हम सभी फोर्स को दिखाएंगे। mg बिल्कुल डाउनवर्ड लगेगा। ये तो बिल्कुल जो लगातार क्वेश्चंस लगा रहे होंगे उनको तो बिल्कुल याद हो गया होगा, सर ये mg cos थीटा होगा, सर ये mg sin थीटा होगा। हाँ सर होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन होगा सर, ये वाला सर फ्रिक्शन फोर्स होगा अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स होगा। सभी फोर्स को हमने निकाल लिए, एक एक करके निकाल लेते हैं। चलो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं पहले पहले, है ना। तो बताओ इस समय ग्रेविटेशनल फोर्स जो Fg लग रहा वो कौन कौन है, तो सर mg cos थीटा। तो Fg हम इसको लिखते हैं कौन सा कंपोनेंट है, तो ये हम निकालते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स दो है हमारे पास, एक है mg cos थीटा और एक है mg sin थीटा। अगर mg cos थीटा की बात करेंगे तो m का वैल्यू है 4 kg, g का वैल्यू 10 और cos 37 डायरेक्ट लिखते हैं, सबको पता है cos 37 कितना होता है 4/5 होता है। याद रहेगा ना, cos 37 कितना होता है 4/5। मैं ट्रायंगल पिछले वीडियो अभी जस्ट पीछे ही बनाया था ना। तो 4/5 2 जा 10 और 4 2 जा 8 4 जा 32 न्यूटन। ठीक है भाई, ये कितना आ जाएगा, तो 4 × 10 × sin 37 3/5। एकदम याद कर लो कि अब 37 डिग्री दिखे तो sin 37 3/5, 5 दूना 10। अब कितना हो जाएगा, ये 24 न्यूटन। ठीक है, ठीक है। चलो भाई 10 न्यूटन और लग रहा है सर। तो अब ये हो गया। अब नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं बैलेंस करके। भाई नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, जब ऊपर नीचे का कोई मोशन नहीं हो रहा है तो ऊपर का फोर्स इक्वल्स टू नीचे का फोर्स। mg cos थीटा 10 सॉरी m का वैल्यू 4 है, 4 रखो ना, 10 और cos 37 4/5। चलो भाई वही आगे 5 2 जा 10 तो 32 न्यूटन। ठीक है भाई, अभी एक बार निकाल चुके थे, mg cos थीटा के बराबर ही होगा। नॉर्मल रिएक्शन निकल के आ गया। सर फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो ना, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है भाई, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है बताना। वही म्यू के एन के बराबर, तो म्यू एन बराबर म्यू कितना है 0.1। सर नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया 32, तो 32 तो कितना हो जाएगा 3.2 न्यूटन। बोलो आया कि नहीं आया। ठीक है, अब सभी फोर्स लगभग हमने निकाल लिया, तो हमें बस वर्क डन निकालना रह गया। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन पूछा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा 10 न्यूटन। और लेकिन सर दिक्कत ये है कि डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं है। अब क्या करें, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया तो टाइम तो दिया, तो हम यहाँ पर FBD के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन तो निकाल सकते हैं।
तो अभी हमारा क्वेश्चंस में एक प्रोसेस और रह गया है जिसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सीलरेशन। क्या निकालना है? चलो भाई, तो फ्रिक्शन फोर्स जब निकल के आया तो भी अभी हमें क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। कैसे निकालेंगे? फटाफट निकाल लेते हैं, बिल्कुल देरी ना करते हुए तुरंत निकालते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आपको मन नहीं लगेगा पढ़ने में। ऐसे तो आप रील देखते हो 24 घंटा और एक क्वेश्चंस को आप सही से देख नहीं सकते। एक क्वेश्चन देखने के बाद आपको 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आप मोटिवेशन किससे लेते हो? इंस्टाग्राम से। कैसे मोटिवेशन लोगे? सोनू शर्मा आएंगे, बोलेंगे देखो बच्चों कौन कहता है कि पढ़ने वाले बर्बाद नहीं होते और आबाद नहीं होते। एक तो फिर उसको ऊपर किए, फिर आ गया नाचने वाला, वो मोटिवेशन गायब हो गया। तो आप इंस्टाग्राम से मोटिवेशन लेते हैं और इंस्टाग्राम से मोटिवेशन लेने वालों की हालत गजीब अजब गजीब होती है। एक समय उसमें पढ़ने को बोलता है, एक समय नाचने को बोलता है, एक समय घूमने को बोलता है। इंस्टाग्राम से मोटिवेशन नहीं लेना है। अगर आप मोटिवेशन लेना चाहते हैं तो अपने मम्मी पापा से लीजिए। पापा को देखिए, मम्मी को देखिए। रात को बैठ कर के आप बैठ कर कहीं बात कर रहे होते और मम्मी खाना बना रही होती है। गर्मी में जहाँ पर 40 डिग्री का टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ पर मम्मी बैठकर खाना बनाती हैं, वो भी आग के पास, और आप लोग इस रेस्टोरेंट में उस रेस्टोरेंट में घूम रहे होते हैं। तो आप कहाँ जा रहे हो इसको देखो, देखो पहले अपने। मोटिवेशन किसी इंस्टाग्राम से नहीं मिलेगा, फेसबुक से नहीं मिलेगा। मोटिवेशन आपको अपने परिवेश से मिलेगा। आप अपने परिवेश में झांकिए, देखिए, बुजुर्ग को देखिए किस तरीके से उनका मोटिवेशन लेवल है। ये क्वेश्चंस पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है और अभी इंस्टाग्राम खोल के दे दिया जाए तो 24 घंटा हो जाएगा। कोई नहीं, आ जाओ देखते। तो हम क्या करेंगे, तो हमें टाइम दिया हुआ है तो हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन का यूज करके s = ut + हाफ at स्क्वायर। और मैंने एक बात बोला था कि ये जो इक्वेशन शुरू हुआ है, जो कहानी शुरू हुई है, उस समय ऑब्जेक्ट रुका हुआ था। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। जब इनिशियल 0 थी तो केवल हाफ at स्क्वायर से मतलब है। सर हाफ at स्क्वायर से मतलब है तो सर a कहाँ से आएगा? a कहाँ से आएगा भाई? चलो a निकाल लेते हैं। जब a निकालने चलेंगे तो 2 फोर्स लग रहा था इधर और एक फोर्स लग रहा था इधर। आप बोलोगे सर ऊपर और नीचे का? अरे ऊपर और नीचे का तो बैलेंस हो गया ना। क्या ऊपर नीचे कोई मोशन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है ना। तो ऊपर का फोर्स = नीचे का फोर्स, खत्म हो गया ना। तो केवल कौन सा? 2 फोर्स। तो 2 फोर्स कौन सा लग रहा है सर? mg sin थीटा। और ये कितना है? 32। और ये कितना है? 10। 32 और 10 42। सर इधर लग रहा 42। इधर कितना लग रहा सर? फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा? 3.2। सर 3.2 और यही तो होता है m × a के बराबर। तो कर लो 42 - 3.2। इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो पता नहीं आप क्या समझ लोगे। ठीक है, तो 3.2 = मास × एक्सीलरेशन 4 × a। चलो भाई बस अब बताओ, 10 में से 2 गया तो सर 8 हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया सर? यहाँ पर बच गया 3 और यहाँ पर बच गया, कोई बात नहीं, 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। लो यही आएगा क्या? चेक कर लो, यही आएगा। आएगा? ठीक है, इसका मतलब कि आपका a आ गया 4 × a। तो a कितना आ जाएगा? चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। a कितना आ जाएगा? a आ जाएगा 38। मतलब 38.8 में 4 से डिवाइड करना है। ये तो बिल्कुल आपको आता होगा, आई होप कि बिल्कुल आता होगा। चलो कर लेते हैं। 4 से 38 में डिवाइड करो तो कितना होगा? 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, तो 9 और 2 बच गया, 4 × 7 = 28, 9.7 रख दो ना। ये 9.7 क्या 1/2 9.7 और t²। तो टाइम तो दिया हुआ था सर, आपने टाइम 5 सेकेंड दिया था, 5 का स्क्वायर 25। क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे? जो भी आंसर आएगा मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल करके छोड़ दे रहा हूँ और यहाँ से आपकी कहानी होगी शुरू। तो यहाँ से आप करेंगे आंसर और यही आपका होमवर्क है। जय हिंद, धन्यवाद।